आपके घर के माहौल पे बहुत डिपेंड करता है कि आप आज़ादी को कैसे लेके चलते हैं, कैसे देखते हैं। पार्टीशन आपके लिए क्या मतलब रखती है, क्योंकि अगर आपके एंसेस्टर्स, आपके बुजुर्ग उस पार्टीशन का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी आंखों से वो नज़ारे देखे, वो जुल्म सहे, क्या उनके ऊपर गुजरी, ये सारी जिंदगी वो ना हमें बताते रहते हैं। मैं आई ग्रू अप विद दीज स्टोरीज। हम सब बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे आबा अजदाद ने और जैसे बहुत सुना मैंने अपने वालिद साहब को सुना, क्योंकि 1947 में वो इंडिया होशियारपुर से माइग्रेट करके उनकी फैमिली, और वो सिर्फ एक ट्रेन होशियारपुर से पाकिस्तान पहुंच सकी, उसके बाद उसमें सिर्फ यानी बीच में जो लोग थे, कितने लोगों को वो लाशें, वो ट्रेनें आती थी, हाँ, लेकिन सिर्फ लाशें होती थी। तो अब्बा ये कहानियां वाकयात आंखों में आंसू तो उनसे जानते हैं ना, उनसे ही जान लेते हैं ना ये। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद असलम खान जी, नादिया खान के अब्बा। अच्छा, थोड़ा सा रिकॉर्डेड है क्योंकि अब्बा इज ऑलमोस्ट, अब आप समझिएगा कि इज अबाउट 90 जी माशाल्लाह। तो हम सबके जैसे बुजुर्गों ने वो एक्सपीरियंस किया, जिद्दोजहद आज़ादी में क्या खोया और कितनी बड़ी कुर्बानी दी, तो वो हमें बताएंगे। सर गुड मॉर्निंग करते हैं। खैर आपने बता दिया कि रिकॉर्डेड है, क्योंकि वो तो पहला सवाल हमने उनसे ये किया कि तकसीम हिंद से पहले वो कहां पर मौजूद थे और हिजरत कब की उन्होंने, किन हालातों वाकयात में की, तो देखें जरा उन्होंने जवाब क्या दिया इस पर। तकसीम हिंद से पहले एक छोटी सी तहसील है पंजाब में, नाम उसका है होशियारपुर। जो ये जलंधर बहुत मशहूर जगह है, उससे 20 मील फासले पर है। तो हम होशियारपुर में ही मैं पैदा हुआ और शुरू में इब्तदाई तालीम वग़ैरह भी वहीं शुरू की, और वहीं से हिजरत करके हम लोग 1947 में पाकिस्तान आ गए थे। बस हमने कहा छोटे ताकि अब्बा से जवाब लें। अगला सवाल क्या पूछा? अगला सवाल हमने ये पूछा उसके बाद कि ये हिजरत कब उन्होंने की और उस दौरान क्या हालात वाकयात पेश आए। जैसे आपने बताया ही कि उन्होंने सारी कहानियां हमारे सामने रखी कि कैसे कितने कितने जान का खतरा और लोग मरते हुए भी देखे अपने सामने। तो जरा इससे मुतालिक हमें बताइए कि वो क्या हालात वाकयात थे जब आपने हिजरत की। मेरे वालिद साहब और मेरे दादा जो थे वो पुलिस के महकमे से ताल्लुक़ था उनका हिंदुस्तान में। तो उन्होंने ही, पुलिस के महकमे ही ने कुछ लोगों के हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने का को बंदोबस्त किया था। तो 1947 में ही जब पाकिस्तान बना है, और तो हम उन लोगों में से थे जिन्होंने शुरू में ही पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। तो दादा तो मेरे रिटायर हो चुके थे उस वक्त। वालिद साहब मेरे पुलिस में एक्टिव मेंबर थे, और उन्हीं की वजह से हमें हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने में आसानी। अब देखिए, हिंद से तो अपना घर छोड़ के तैयार होगा कि पाकिस्तान जाना है। अब कुछ नहीं पता कि आगे होना क्या है, कहाँ रहेंगे, क्या मामलात होंगे, किस तरह क्या जॉब होगी, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, वहां जाके क्या लेकिन बस कायद ने कहा कि एक अलग मुमलिकत बनानी, और वहां पर ऐसे माहौल था तो कहा कि बस ठीक है जी, मुसलमानों के लिए एक मुल्क। तो पाकिस्तान आकर मुझे बताएं क्या देखा, क्या वो जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी वो पूरी हुई, फिर जिंदगी कैसे आगे बढ़ी पाकिस्तान में, ये इस बारे में जरा बताइए। 1947 में ही हम लोग पाकिस्तान पहुंच गए थे, और लाहौर में बंदोबस्त हुआ था, हुकूमत की तरफ से बंदोबस्त था। वो कोई जो हिंदू या सिख कुछ अपनी जायदादें या अपने घर छोड़ के जो गए थे, उनमें से एक घर अलॉट किया गया था, जो भी प्रोसीजर उस वक्त था पाकिस्तान के अंदर उसके मुताबिक। और फिर वहाँ से ही मैंने 7-8 साल पढ़ाई भी अपनी की। बहुत एक प्राइवेट उस वक्त भी स्कूल था, और वो कम्पीट किया करता था सरकारी स्कूलों से फ़ीस के मामले में, स्टैंडर्ड के मामले में। उसका नाम था चिश्तिया हाई स्कूल। मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत डेडिकेटेड किस्म। तो नादिया, फिर कर्नल साहब से ये भी हमने पूछा कि ज़ाहिर कर्नल रिटायर हुए 47 में, उसके बाद तो कुछ ही बस साल लगे, 65 में हमलावर हो गया दुश्मन हम पे,
और हम उस वक्त रिसोर्सेज भी नहीं थे हमारे पास कोई एम्यूनेशन भी इतना नहीं था, आर्टिलरी भी हमारी कोई इतनी वो नहीं थी, क्योंकि सारे मुल्क बने हुए अभी एस्टेब्लिश होते होते स्टेबल होते होते और इतने मामलात थे उनको सुलझाया जा रहा था। तो ये हमने कर्नल साहब से पूछा कि आपने फौज में कैसे वो जिंदगी गुजरी और वो जो जंगे आपने एक्सपीरियंस की उस वक्त क्या जज्बा था, वो कैसे दुश्मन के हमने दांत खट्टे उस वक्त भी किए, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। फौज में मैं 1956 में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो गया था मिलिट्री एकेडमी काकुल में, और वो 2.5 साल की उस वक्त ट्रेनिंग थी। आजकल तो 2 साल की होती है, उस वक्त 2.5 साल की ट्रेनिंग होती थी। एबटाबाद में ये मिलिट्री एकेडमी थी, है माशाअल्लाह अभी भी। तो उसके बाद 59 में मुझे कमीशन मिला था, और 59 से 86 तक मैं फ़ौज में ही रहा, और बाकायदा रेगुलर तरीके पे प्रमोशन जो हक बनता था, जो मेरी ट्रेनिंग भी साथ साथ थी। ज़्यादातर उस वक्त फ़ौज का जोर ज़्यादातर ट्रेनिंग पे होता था। सा उस ट्रेन के बारे में भी जिक्र करेंगे, मैं भी फिर बताऊंगी जो अब्बा हमें बताते थे, और मैं कहा पता नहीं अब्बा बात कैसे करेंगे, क्योंकि रोए बगैर अब्बा रह नहीं सकते जब वो सफ़र का जिक्र करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं ना, वो याद आते हैं एकदम से। वो अब्बा बताएं। जी, मैंने ऐसे ही सुना हुआ है। वो वाहद ट्रेन थी, और उसमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजम जो थे होशियारपुर में, वो आए थे। इसके बाद मैंने सुना है कि ट्रेनें तो आईं लेकिन लोग नहीं आ सके। तो उस वक्त हालात बहुत कशीदा थे जब हम होशियारपुर से ये ट्रेन चली है, और उससे ही अंदाज़ा लगाएं कि तीसरे दिन ये लाहौर पहुंची थी। तो वो हालात अच्छे नहीं थे। मुसलमान बहुत थे होशियारपुर में, और सरकारी मुलाजम भी थे। तो ये बेसिकली जो पहली ट्रेन आई थी, वो जहाँ तक मुझे याद है ज़्यादातर सरकारी मुलाजमों के लिए होती थी, जिसकी वजह से हम लोग भी आ सके और आए। और इसको कुछ फ़ौजी भी एस्कॉर्ट कर रहे थे इस ट्रेन को। मुझे बहुत वाज़े तौर पे याद नहीं ये फ़ौज वाली बात, लेकिन मेरा ख्याल है कि फ़ौज एस्कॉर्ट कर रही थी। चंद लोग थे, 5-7 फ़ौजी उसके साथ। अच्छा, अब्बा हमें जो बताते हैं बात, हाँ, कि मेरे जो दादा थे वो नहीं पहुँचे ट्रेन पे। जब ये बैठ गए भाई बहन, मेरी दादी, अब दादा का पता नहीं, ट्रेन चलने वाली है, और जब चल पड़ी है तो कहते हैं कि मेरे दादा 3 पेटियां सर पे रख के बड़ी मुश्किल से जैसे ऐसे पहुंचे, उनको सहारा दिया, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ट्रेन पकड़ी, वरना वो मिस हो जाते। और मेरी दादी बताती हैं कि हमने रोटियों में और साथ में जहर रखा कि अगर ट्रेन रुकेगी तो जहर खा लेना है, और साथ में बच्चे ये कि जी ना खाएं तो उनको मिठाइयों में जहर उनके लिए रखा। बिल्कुल, बच्चे, खवातीन, बिल्कुल। और रोटियां, मतलब 3 दिन में कुछ नहीं इनके पास खाने को था, बासी रोटी, सड़ी हुई रोटियां, और बड़े मुश्किल थे, मसाइब से गुजरे, ऐसे ही मिल गया। और जैसे ट्रेन रुकती थी ना, तो जो औरतें थी, मेरी दादी समेत और बहुत सारे लोग, फौरन हाथ बैग में जाता था कि जहर हाथ में रख लो, और कुर्बानी के बगैर फौरन लेना पड़ जाए शायद। क्या कुर्बानी के बगैर तो देखें कुछ भी नहीं मिलता ना। हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानी दी तो हमें। अच्छा कर्नल साहब, मुझे बताएं कि अब जो नौजवान नस्ल है, ये जज्बा तो खैर बेमेज़ हुआ, ये जो अभी हमने भारत को धूल चटाई है, लेकिन फिर भी आप इस नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और कैसे पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो काम कर सकते हैं, वो जज्बा अपना बरकरार रख सकते हैं? तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा, देखें। नौजवानों से तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस मुल्क के लिए कुछ बनना चाहते हो, इस मुल्क के लिए कोई राहें बनाना चाहते हो, औरों के लिए, अपने लिए, इल्म हासिल करें। नौकरी की बात ज़रूरी है और वो मिलेगी, लेकिन इल्म लें पहले। तो मेरा तो आज के दिन के लिए पैगाम यही है कि इल्म हासिल करें, और सच्ची बात है आप लोगों में वो
कि दुनिया में सबसे आगे जा सके।